ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, घर में भी बैठे हुए हैं तो बेगम से कह रहे हैं पानी पिला दो, मुलाजिम से कह रहे हैं पानी पिला दो, भाई उठ के खुद जाके पिएँ, मैं थका हुआ हूँ। आदमी की थकान में आपसे सच अर्ज़ करता हूँ एक्सरसाइज से दूर हो जाती है। जिस तरह की हमें थकान होती है, यानी हमें बैठे बैठे जो थकान होती है ना, वो एक्सरसाइज से ठीक होती है। वो कभी लेटने से ठीक नहीं होती, वो लेटने से बढ़ेगी, टीवी देखने से और ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर मुसलसल सुस्ती काहिली का हम शिकार रहेंगे। भूख लगती है तो पेट भरते हैं, और पेट भरने के लिए जब हम खाते हैं तो रोटी ठूस के खाते हैं, जो खूब सारा खाते हैं, जो भी खाते हैं डट के खाते हैं। हमारे यहाँ मशहूर है ना, शादियों में तो आपको पता है कि हम इंतकाम लेते हैं, क्या सूरत हाल होती है हमारे यहाँ दावतों में, जिस तरह हम खाते हैं, लगता है ज़िंदगी का आखिरी खाना है। ख़वातीन तो इस मामले में कुछ ज़्यादा, एक तो उनकी एवरेज फैट्स ज़्यादा होती हैं ख़वातीन की बॉडी में, उसके बाद वो प्रेगनेंसीज़ होती हैं तो उसके बाद वो समझती हैं एक दफ़ा आउट ऑफ शेप हो गए तो वापस आना कोई ज़रूरी नहीं है, और बच्चे हो गए तो शौहर ने तो बस उसने भी कहीं नहीं जाना है, तो बस हमने जैसे ही हैं हम वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेढंगा होके आदमी रहे, आदमी को स्मार्ट होना चाहिए। किसी के हार्ट का इशू है, किसी की ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी की एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर देखना चाहिए कि मैं इस मसले को ग़िज़ा से कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सिर्फ ग़िज़ा ठीक कर लें, इनमें से हर मसला ठीक हो जाएगा। हार्ट का मसला ठीक हो सकता है, लोगों ने शुगर ठीक की है सिर्फ ग़िज़ा के ज़रिए से, किसी ट्रीटमेंट की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं मिला हूँ, मेरी वालिदा ने अपने हार्ट का मसला ऐसे ठीक किया। खातून मुझसे मिलने आई अपने शौहर से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं मतलब बहुत खुश हुआ। वो मुझे भी एक तोहफ़ा लेके आई थी, पौधा लेके आई थी मेरे लिए, और उनके शौहर ने बताया पूरे मोहल्ले में जा के वो पौधे लगाते हैं और उसको पानी देने भी जाते हैं। अब कितना कंस्ट्रक्टिव काम है। हमारे यहाँ ये सोच ही नहीं है, किसी शख्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है। टीवी के आगे बैठा दो और सोशल मीडिया सुना दो, बस ये दो काम आते हैं हमारे लोगों को। सियासत पे गुफ्तगू करा लो, ना अपने अखलाक की असलाह है, ना खुदा से ताल्लुक़ मजबूत है, ना बच्चों की तरबियत पे फोकस है, सिर्फ सियासत, सिर्फ मेरा लीडर, मेरी जमात, और जो करना है हुकूमत ने करना है। तो भाई जो हम कर सकते हैं वो तो कर लें, अपनी सेहत के लिए कर लें। हम यहाँ मुखलिस नहीं हैं तो और कहाँ होंगे। हाज़रीन गिरामी क़दर, आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें लोग एक नौयत की उमूमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मैं तो जिस मजलिस में जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, लोग आमतौर पर छूटते यही सवाल करते हैं कि क्या होगा, और मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, सियासत का क्या होगा। तो मैं यही कहता हूँ जी, जिस रोज़ मुझे पता चल गया मैं भी आपको बता दूँगा। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें आम लोगों के हाथ में नहीं होती, बल्कि ख़ास लोगों के हाथ में भी नहीं होती। ये अल्लाह परवरदिगार आलम के हाथ में है, और मैं हमेशा ही तवज्जो दिलाता हूँ लोगों को कि अल्लाह ताला के साथ अपने मामला ठीक करें। हमारी जैसी कौम जो एक मुआहिद कौम है, जिसने अपनी आइनी सतह पे इस चीज़ को तय कर रखा है, मान रखा है, दुनिया को ये बता रखा है कि हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम झूठ और मुनाफ़क़त के ऊपर खड़े हुए हैं, हम हर तरह की अखलाक़ी कोताही का शिकार हैं, तो ज़ाहिर है कि ये दो अमली रंग दिखाएगी। ताहम एक दूसरी चीज़ है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो आज मेरा मौजू भी है, वो ये कि हमारे यहाँ जो असल प्रॉब्लम है वो ये कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा सियासत ज़दा बना दिया गया है। हर शख्स इस चीज़ को गोया कि अपना फ़र्ज़ समझता है कि सियासी मामलात पर राय दे और सियासत में वो हिस्सा ले, ज़बानी कलामी हिस्सा ले। बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि इस बुनियादों पर ख़ानदानों में झगड़े हो जाते हैं, ताल्लुक़ात अहबाब में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कि एक शख्स एक पार्टी का है, दूसरा दूसरी पार्टी का है, और लोग फिर हार्ड लाइनर बन जाते हैं, हॉक्स बन जाते हैं, और फिर आपस में आपको पता है कि क़त्ल ताल्लुक़ तक की नौबत आ जाती है। असल होना ये चाहिए कि लोगों को तामीरी चीज़ों की तरफ लाया जाए। देखिए, इज्तिमाई मामलात में ये ज़िम्मेदारी है फ़िक्री क़यादत की कि वो मसाइल का हल पेश करे, वो लाए अमल की निशानदेही करे, लेकिन आम आदमी के तो ये बस की बात नहीं है ना। उसे तो ये चाहिए कि कोई मुस्बत चीज़ है तो वो उसके हक़ में कलमे खैर कह दे, सही बातों की तरफ वो अपने आप को फोकस करे। इससे आगे बढ़कर उसके बस में कुछ है ही नहीं। तो उसे क्या करना है, उससे अपनी ज़िंदगी की तामीर करनी है, और ये वो रास्ता है, यानी अपनी ज़िंदगी की तामीर का ये रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। खुदा ने दुनिया को जिस उसूल पे बनाया है, वो उसूल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर हाल में बेहतरी ला सकते हैं, राहें कभी बंद नहीं होती। लेकिन हमारा जहन ऐसा बना दिया गया है कि हम समझते हैं कि जो होगा सियासत से होगा,
जो करेगी हुकूमत करेगी। तो मैं आज इस हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाह रहा हूँ, और वो ये कि देखिए, जो हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी हम इंजॉय करते हैं, जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी स्ट्रगल करते हैं, उस सब के पीछे असल में एक ही चीज़ है, और वो हमारी अपनी सेहत है। और इस मामले में जो कुरान मजीद की एक ताबीर है ना, जो बड़ी मशहूर दुआ हज़रत आदम हव्वा की, रब्बना ज़लमना अनफुसना, या परवरदिगार हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। तो इस हवाले से मैं तो ये समझता हूँ कि अपनी सेहत के मामले में हम सब अपने ऊपर जुल्म करते हैं, और इसके नतीजे में जो एक नौइयत की लेथार्जी है, जो सुस्ती है, काहिली है, तवानाई की कमी है, बीमारी है, वो मुस्तकिल हम में से हर शख्स का कमोबेश मसला बना हुआ है। अच्छा, हम फिर ये चाहते हैं कि ख़ारिज में चीज़ें ठीक हों, तो वो अपने हिस्से की चीज़ें तो हमें हर हाल में ख़ुद ही करनी होंगी ना। उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी सेहत ठीक हो। अरबी में जो एक बड़ा मशहूर ज़रबुल मिसल है, मुहावरा कह लें, कहावत कह लें, कि सेहत वो ताज है जिसे पहन के इंसान बादशाह होता है, लेकिन ये ताज सिर्फ बीमारों को नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जो आदमी सेहतमंद होगा, असल में वो महसूस नहीं करता सेहत कैसी नेमत है, और जब आदमी बीमार हो जाता है तो पता चलता है कि मैं तो बादशाह था, सब कुछ कर सकता था, एक फरमा रवा की तरह मैं हुक्म दे सकता था अपने जिस्म को, और जिस्म की सल्तनत में अब मेरा अपना अख्तियार नहीं चलता। तो इस हवाले से कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। वो जो हमारे में कहा जाता है कि जान है तो जहान है, ये चीज़ हम फोकस कर सकते हैं, तवज्जो से इसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ी सी हम अटेंशन दें, थोड़ा सा फोकस कर लें, तो हम अपने मामलात बहुत बेहतर कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में। तो कुछ इस हवाले से मैं मारूज़ात पेश करूँगा। देखिए, ये बात जो तारीख़ है उससे हमें पता चलती है कि इंसानी तारीख़ में दो मौक़े ऐसे हैं जब इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है उससे ही पता चलता है कि जो इंसानी आबादी है इसमें बहुत गैर मामूली इजाफ़ा दो मौक़ों पर हुआ है। एक मौका वो था जब इंसानों ने पौधों को ख़ुद उगाना सीखा, बड़े पैमाने पर फसल बोना सीखी, एग्रीकल्चरल एज का जो आगाज़ है। और हम ये बात जानते हैं कि जिस वक्त एग्रीकल्चरल एज का आगाज़ हुआ है तो उसके नतीजे में इंसानों ने बस्तियां बसाई हैं, और फिर उसका एक नतीजा ये निकला कि पॉपुलेशन, आबादी जो है उसका धमाका हुआ, उसका बूस्ट हुआ है, उसमें बहुत गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है। ज़रई दौर का आगाज़ वो मौका था जब इंसानी आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। उसकी वजह ये थी कि ग़िज़ा की अब फरावानी हो गई, खाने को बहुत है, लेकिन इसका साथ में नतीजा ये निकला कि इंसानों की औसत उम्र कम होती चली गई। और उसकी वजह क्या थी? बुनियादी तौर पर कि इंसानों का इन्हिसार जो पहले बहुत सारी ग़िज़ाओं के ऊपर होता था, यानी ग़िज़ा आसानी से नहीं मिलती थी, तो ग़िज़ा की तलाश में लोग जाते थे, हर तरह के जानवर वो खा लेते थे, यानी खाने वाले जानवर, उनकी बड़ी वैरायटी होती थी। और इसी तरीके से जो ग़िज़ाएँ हैं, जो पौधे हैं, हर तरह की नबातात को चखते थे इंसान, तो वैरायटी इंसान की ग़िज़ा में बहुत थी। और जब ये दौर शुरू हुआ तो स्टेपल फूड जिसे हम कहते हैं, दो चार जो ग़िज़ाएँ हैं, चावल है, आटा है, इस तरह की चीज़ों पर इनका इन्हिसार हो गया। बेशतर ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपकी ग़िज़ा का समझिए 80-90% जो है वो एक ही ग़िज़ा के ऊपर मुश्तमिल था, आटे के ऊपर, चावल के ऊपर। वैरायटी जब ख़त्म हुई तो ये एक बड़ी वजह बनी कि इंसानों की औसत उम्र कम होना शुरू हुई। इसके अलावा एक दूसरी वजह भी थी कि इंसान इससे पहले जो है पेट भर के नहीं खाते थे, तो ज़्यादा खाना जो है वो असल में सबब बन गया। फास्टिंग से इंसान नहीं मरता, इंसान भूखा रहने से नहीं मरता। इंसानी जिस्म और हैवानी जिस्म इस तरह बनाया गया है कि उसे 3 दफ़ा खाने की ज़रूरत नहीं है दिन में, हर वक्त खाने की ज़रूरत नहीं है उसे। लेकिन ये कि जब एग्रीकल्चरल एज आई तो खुराक बहुत हो गई और लोग बहुत खाने लगे, तो उसका नतीजा भी ये निकला। तो तनव्वो का कम होना और हर वक्त खाते रहना, ये उम्र में कमी का सबब बना। दूसरा, इंसानी पॉपुलेशन में जो धमाका हुआ, जो इजाफ़ा हुआ, वो पिछली सदी के आगाज़ के ऊपर हुआ, जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की और उस तरक्की के नतीजे में बीमारियों का ख़ात्मा हो गया, इलाज दरियाफ़्त हो गया। और इसका नतीजा ये निकला कि इंसानी पॉपुलेशन पहली दफ़ा 1927 में 1 अरब से क्रॉस कर गई। लेकिन अब नतीजा ये निकला कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ है वो गिरती चली गई। उसकी वजह ये थी कि आबादी की जब कसरत हुई तो फिर उसके नतीजे में आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ हुई, पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए, यानी मसनूई खाद
और कीड़े मार अद्वियात की फसलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए, तो ये जो ऑर्गेनिक फूड होती है, असली ग़िज़ा होती है, खालिस ग़िज़ा, वो ख़त्म हुई। केमिकल्स हर जगह आ गया, प्रिजर्वेटिव्स आ गए, आपको पता है, फास्ट फूड्स आ गए। तो इन चीज़ों का नतीजा ये निकला कि वो जो ग़िज़ा के अंदर मुफीद अज्जा थे वो कम होते चले गए। यानी पहले मरहले पे तो वैरायटी ख़त्म हुई, अब जो कुछ थी उसमें से जो खालिसपन था वो ख़त्म होता चला गया, और फिर उसके नतीजे में क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती चली गई। इसके बाद बहरहाल अहले मगरिब ने बहुत इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, और पिछले यानी एक ज़माना था वो नेचर पे काम करते थे, फिर वो जो ईजादात में लगे, और ये जितनी भी हाउस होल्ड कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं, या कंज्यूमरिज़म का जो ज़माना वजूद में आया है जिसमें हर तरह की ईजादात हैं, आखिरी इसकी एक बड़ी शक्ल मोबाइल फ़ोन है, तो वो ईजादात का सिलसिला एक ज़माने में रहा, पूरे 1.5 सदी तक जारी रहा, और अब उनका फोकस फूड के ऊपर है। तो अब वो इस जगह पे आ गए हैं कि इंसानों की औसत उम्र हर गुज़रते बरस के अंदर 3 महीने बढ़ रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 100 बरस की उम्र पालेंगे। उनकी बात करूं, हमारे यहाँ ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है कि हमें याद है कि हमारे बचपन में हम जो आबादी पढ़ते थे सन 1981 की आबादी मरदमशुमारी के मुताबिक, वो 7 करोड़ आबादी अब 23 करोड़ हो गई है। इन 3 गुना बड़ी, ये भी खैर कोई इतनी अच्छी बात नहीं, इतनी आबादी बढ़नी। लेकिन आप हॉस्पिटल देखें और आप डॉक्टर्स देखें और आप फार्मेसीज़ देखें तो वो 10 गुना बढ़े। पहले पूरे शहर में 2-3 बड़े हॉस्पिटल थे, जना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। अब आपको बड़े हॉस्पिटल भी बहुत सारे मिलेंगे, और हर इलाके में छोटे छोटे हॉस्पिटल भी बहुत मिलेंगे, डॉक्टर हर जगह आपको मिलेंगे, आपको दवाइयों की दुकानें हर जगह मिलेंगी। ये किस बात का इशारा है? इसका मतलब क्या है? बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, लोग बीमार बहुत होते हैं, हर वक्त बीमार होते हैं, एलर्जीज़ हर तरह की बढ़ गई हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ बढ़ गई हैं, हड्डियों की कमज़ोरी, घुटनों की तकलीफ़, इस तरह की चीज़ें बढ़ गई हैं। यानी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है, उसकी बुनियादी वजह, उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे अपने ऊपर है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो एक खाने के मुतालिक रवैया है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, इंतहाई गैर सेहतमंदाना है। तो वो चीज़ें क्या हैं, मैं आज आपके सामने कोशिश करूँगा मुख्तसरन उनको रखूँ और उनमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँ। ग़िज़ा से पहले मैं 2 चीज़ों की तरफ आ जाऊँ जो दौर जदीद में पैदा हुई और वो इंसानी सेहत को बहुत ख़राब कर रही हैं और हमारे यहाँ बदरजे उला हैं। उनमें से पहली चीज़ है स्ट्रेस। देखिए, जो स्ट्रेस है ये जो है ये किस तरह काम करता है। अल्लाह ताला ने हमारे ये जो गुर्दे हैं, किडनीज, इनके ऊपर 2 ग्लैंड बना रखे हैं, एड्रेनल ग्लैंड जिन्हें कहते हैं। जब इंसान किसी ख़तरे को देखता है, किसी मुश्किल को देखता है, तो फिर इसमें जो ग्लैंड्स हैं ये कॉर्टिज़ोल हार्मोन को जो है ख़ारिज करते हैं, और ये हार्मोन हमें एक जिसे कहते हैं फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड यानी हालत जंग में ले जाता है, और हमारे जिस्म में गोया कि सादा अल्फाज में बयान करूँ तो तवानाई से भर जाता है। अच्छा, हम टीवी देख देख के, सियासत डिस्कस कर करके स्ट्रेस पैदा करते हैं, और हमारा जिस्म जो है इस तवानाई से भर जाता है, और उसके बाद इत्मीनान के साथ हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, ये बिस्तर पर लेटे रहते हैं। यानी हम ख़बरें देखते हैं, हम टीवी टॉक शोज़ देखते हैं, गुस्सा, शिद्दत हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है, और वो जहर बन के फिर हमारे ऊपर ही हमलावर हो जाता है। तो ये अगर इसको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो ये तो इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। सामने ज़माना कदीम का इंसान था, एक दरिंदा आ गया है तो या तो उससे लड़ेगा या भागेगा, 2 में से कोई एक काम करते थे। या सामने दुश्मन आ गया, मैदान जंग में है, तो उससे लड़ेंगे या भागेंगे, दोनों के लिए बेपनाह एनर्जी चाहिए। अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, और वहाँ पर आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और हार्मोन, इसका मतलब ये भी मैं बता दूँ, कॉर्टिज़ोल जो हार्मोन है, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, ये ऑन होता है, ये ऑफ़ नहीं होता। यानी ऑन खुद ब खुद हो जाता है, ऑफ़ इसे करना पड़ता है शऊरी अमल से। आप इसे ऑफ़ नहीं करेंगे तो ऑन रहेगा, और मुसलसल हम इस हालत में रहेंगे। तो स्ट्रेस, आदमी ज़रूरत का स्ट्रेस ले, ये भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम जिस तरह की चीज़ों की वजह से स्ट्रेस लेते हैं जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो उससे अवॉइड करें। उसके ऑफ़ करने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज। आप योगा करें, आप लंबे लंबे सांस लें, आप ध्यान उस तरफ से हटाएं, आप कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ की तरफ जाएं, कोई हंसी मजाक की चीज़ों की तरफ जाएं, आप नमाज में अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, रोएं, फरियाद करें। असल में यहाँ से आदमी का स्ट्रेस दूर होता है, यहाँ से वो स्विच ऑफ हो जाता है, और यहाँ से इंसान नॉर्मल हो जाता है, बल्कि बेहतर हो जाता है। तो स्ट्रेस लेना अव्वल तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जिन मामलात में हम कुछ कर ही नहीं सकते, शुरू में जब मैंने तवज्जो दिलाई, तो वहाँ पर स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं वहाँ पढ़ लें और बस जब मसला हल हो जाए तो ठीक है, उसका सोल्यूशन सोचें। इस पर अगर आपको देखना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा एक कोर्स मैंने करा रखा है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि मशीनों की इंट्रोडक्शन के बाद हमने हरकत छोड़ दी है, यानी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। और जो उमूमी हरकत होती थी कि हम बचपन में, याद है, घर वाले कुछ सामान लेने के लिए भेजते थे तो हम हमेशा पैदल जाते थे, आप सब ने भी यही किया होगा। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब लोग स्कूटर स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर जाते हैं। घर के पास अब दुकानें वैसे ही नहीं होती, शॉपिंग सेंटर से जाके, किसी बड़े मरकज़ी जगह से जाके लोग ख़रीदते हैं सारे महीने का सौदा। तो थोड़ी बहुत जो मूवमेंट थी वो भी ख़त्म हो गई। मस्जिद तक लोग गाड़ी में जाते हैं। तो ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, घर में भी बैठे हुए हैं तो बेगम से कह रहे हैं पानी पिला दो, मुलाजिम से कह रहे हैं पानी पिला दो, भाई उठ के खुद जा के पिए, मैं थका हुआ हूँ। आदमी की थकान में आपसे सच अर्ज़ करता हूँ एक्सरसाइज से दूर हो जाती है, जिस तरह की हमें थकान होती है। यानी हमें बैठे बैठे जो थकान होती है ना, वो एक्सरसाइज से ठीक होती है। वो कभी लेटने से ठीक नहीं होती, वो लेटने से बढ़ेगी, टीवी देखने से और ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर मुसलसल सुस्ती काहिली का हम शिकार रहेंगे। तो ये दो चीज़ें थी जिनका ताल्लुक़ ग़िज़ा से नहीं है। अब मैं ग़िज़ा की तरफ आता हूँ। देखिए, ग़िज़ा में दुनिया में लोग 4 वजूहात की बिना ग़िज़ा खाते हैं। पहली वजह यह है कि ज़बान के जायके के लिए, ये असल मकसद नहीं है उसका, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर, और ये चंद सेकंड में मामला ख़त्म हो जाता है। इधर निवाला गले से नीचे गया, जायका ख़त्म। अब आपने कोई कितनी मुफीद चीज़ खाई हो, कितनी मुज़र चीज़ खाई है, चंद सेकंड की बात होती है, लेकिन हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा फोकस है वो कि पेट भर जाए। तो पेट भरने के लिए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हम लोग खूब पेट भरते हैं इसलिए कि भूख लगती है, भूख लगती है तो पेट भरते हैं, और पेट भरने के लिए जब हम खाते हैं तो रोटी ठूस के खाते हैं, तो खूब सारा खाते हैं, जो भी खाते हैं डट के खाते हैं। हमारे यहाँ मशहूर है ना, शादियों में तो आपको पता है कि हम इंतकाम लेते हैं, क्या सूरत हाल होती है हमारे यहाँ दावतों में, जिस तरह हम खाते हैं, लगता है ज़िंदगी का आखिरी खाना है। तो ये 2 बड़ी बुनियादी मकासद हैं हमारे खाना खाने के। इसका सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन दोनों का कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है, एक टेस्ट मिल जाता है, इसकी अपनी अहमियत है, मैं नफ़ी नहीं कर रहा। लेकिन ये जो 2 अगले मकासद आ रहे हैं, ये हैं असल में खाना खाने के मकासद। उनमें से पहला मकसद तो ये है कि हमारी जिस्म को खाना शेप करता है, हमें हकीकी मानों में चुस्त बनाता है, एक्टिव बनाता है, ये सुस्त बनाता है। और ये हेल्दी खाना होगा तो हमारे जिस्म को अच्छा शेप करेगा। जिसे कहते हैं कि बेली फैट हमारे अंदर से नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मसला है। हर शख्स आप देखें उसका पेट बाहर निकला हुआ है, और नतीजे में जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, और हार्ट और रगे और सब जगहों पे हम पता है क्या मसाइल होते हैं। इसी तरीके से आदमी की जिस्म की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इंसान खूबसूरती भी तो एक चीज़ होती है ना, तो मर्द हो या ख़वातीन तो इस मामले में कुछ ज़्यादा, एक तो उनकी एवरेज फ़ैट्स ज़्यादा होती हैं ख़वातीन की बॉडी में, उसके बाद वो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, तो उसके बाद वो समझती हैं एक दफ़ा आउट ऑफ शेप हो गए तो वापस आना कोई ज़रूरी नहीं है, और बच्चे हो गए तो शौहर ने तो बस उसने भी कहीं नहीं जाना है, तो बस हमने जैसे ही हैं हम वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेढंगा होके आदमी रहे, आदमी को स्मार्ट होना चाहिए, स्लिम, मतलब इतना ना हो कि आदमी बुरा लगे, लेकिन कम से कम मोटा ना हो। ओबेसिटी एक बड़ा मसला है, 10 बीमारियों को दावत देती है। फिर ये तो चंद महीनों में शेप आना शुरू हो जाता है। एक चीज़ है जो चंद बरसों बाद असर करती है, और वो ज़्यादा डिसाइसिव है, उस पर ज़िंदगी मौत मुनहसर है, और वो है हमारे आज़ा मुतासर होते हैं, हमारा दिल मुतासर होता है, हमारे हड्डियाँ मुतासर होती हैं, हमारी रगें मुतासर होती हैं। तो ये आखिरी 2 मकसद हैं जिनके लिए असलन ग़िज़ा खानी चाहिए। और आखिर में अब मैं ये बताऊंगा कि इसमें किन चीज़ों का, मोटे मोटे से चंद उसूल बता रहा हूँ मैं। ज़ाहिर है कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, असल में तो एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। लेकिन मोटी मोटी बातें ज़ाहिर है कि वो हम में से हर शख्स समझ सकता है, हमें भी पता चली हैं ये बातें, और शुरू से खैर मालूम है, लेकिन तवज्जो अब इस पर बहुत है, और मैं समझता हूँ अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि देखिए, हमें उसी इंसान की तरफ वापस लौटना है जो फितरी इंसान था, जो हरकत में रहता था, जो बहुत ज़्यादा बस ख़तरे की हालत में स्ट्रेस लेता था, अदरवाइज़ वो स्ट्रेस नहीं लेता था, और जिसकी ग़िज़ाओं में तनव्वुर होता था। अब माहिरीन ग़िज़ा, इसको ग़िज़ाइयत के माहिरीन बयान करते हैं बैलेंस डाइट, उसमें मिनरल हों, उसमें वाइटामिन्स हों, उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्ब्स हों, उसमें फ़ैट्स हैं, उसमें पानी, सब चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, या फ़ैट्स होते हैं।
और फैट्स भी बुरे वाले फैट्स। तो ये 2 चीज़ें ज़रा कम कर लें, ख़ासतौर पर कार्ब्स। अब सभी लोग ये कहते हैं कार्ब्स की हमें ज़रूरत नहीं रही, यानी कार्ब्स जो होते हैं वो एनर्जी पैदा करते हैं, एनर्जी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि हम हरकत ही नहीं करते। हम तो बैठे रहते हैं सारा दिन, ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर आके लेट जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं, वो हमारे अंदर जमती चली जाती है फैट्स की शक्ल में, उसको कम से कम कर दें। हमारी वैसे तस्वुर ये कि रोटी खाना, हम खाने को रोटी कहते हैं, रोटी खानी है। रोटी हमारी ग़िज़ा का सबसे बुनियादी जुज़ है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं रही है, ना भी खाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इन 2 चीज़ों को छोड़ के जो बाकी 4 चीज़ें हैं, और उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप महंगी चीज़ें ख़रीदें। हमारा ज़रई मुल्क है, इसमें बड़ी ऐसी नेमतें हैं, बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं। मैं कहता हूँ सीड्स अभी भी किसी पे उसकी नज़र नहीं पड़ी है, सीड्स अभी भी बहुत सस्ते हैं और मिनरल का, विटामिन का ख़जाना है। वाटरमेलन के सीड्स हैं, तरबूज के जो 4 मगज़ कहलाते हैं वो हैं, सौंफ है, फ्लैक्स सीड हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें 100-100 रुपये की मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी खानी होती है, ज़्यादा खानी भी नहीं होती है। तो आपकी बेशतर ग़िज़ाई ज़रूरियात का वो इस पहलू से अहाता कर लेंगे। प्रोटीन दालों में भी पाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप गोश्त खाएं, अल्लाह दे तो आप वो भी खाएं, लेकिन डाइट को बैलेंस रखें, तनव्वुह होना चाहिए ग़िज़ा के अंदर। ये पहली और बुनियादी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए हर शख्स के कुछ ना कुछ अपने इश्यूज़ होते हैं, उसको वो भी देख लेने चाहिए। किसी का हार्ट का इशू है, किसी की ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी की एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर देखना चाहिए कि मैं इस मसले को ग़िज़ा से कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सिर्फ ग़िज़ा ठीक कर लें, इनमें से हर मसला ठीक हो जाएगा। हार्ट का मसला ठीक हो सकता है, लोगों ने शुगर ठीक की है सिर्फ ग़िज़ा के ज़रिए से, किसी ट्रीटमेंट की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं मिला हूँ, मेरी वालिदा ने अपने हार्ट का मसला ऐसे ठीक किया, वो ग़िज़ाओं से उन्होंने वो सारी चीज़ें निकाल दी थी, तो उनको सारी ज़िंदगी, एक दफ़ा उनके स्टंट पड़ गए तो उसके बाद वो जब तक ज़िंदा रही कोई मसला नहीं हुआ उन्हें। और एक दफ़ा जिसके स्टंट पड़ गया, हर थोड़ी देर से बाद रिप्लेस होता रहता है, इसलिए कि जिन चीज़ों की वजह से मसला पैदा हुआ आदमी उनको नहीं छोड़ रहा, तो मर्ज़ भी नहीं छोड़ रहा। तो अपना कोई मसला है उसमें फिर ये कि सोशल मीडिया आदमी देखता रहे वीडियोस, उसके बजाय कहीं बेहतर ये है कि आदमी इस पर रिसर्च कर ले, आपको बेहतरीन मवाद मिल जाएगा और 10 जगह से आदमी उसको टैली कर सकता है। फिर कोई ग़िज़ा ख़ास तौर पे आपको लेनी है तो उसको आप साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देख लें, इसलिए कि बाज़ औक़ात हो सकता है, जैसे फ्लैक्स सीड बड़ी अच्छी मुफीद ग़िज़ा, आपको हर जगह उसके फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन जिनको मसला है ये जो थायराइड ग्लैंड का मसला होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो ये आदमी को थोड़ी बहुत तहकीक करके देख लेना चाहिए और हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेहतर तो ये कि किसी ग़िज़ाई माहिर से बात कर लें, किसी डॉक्टर से बात कर लें, लेकिन मेरा कहना ये है या मेरा मुशाहिदा है, डॉक्टर जो हैं वो भी इस पर इतना फोकस नहीं करते। न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको कुछ गाइड कर देंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके यहाँ जाना एक मसला है, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जो क्वालिफाइड होते हैं। तो हर तरह का मवाद है, रिसर्च आदमी करे रिसर्च के तरीके पे, यानी एक दफ़ा सुन के बाद वन साइडेड ना ले, 10 जगह से आप चीज़ों को काउंटर चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। और आखिरी और सबसे बुनियादी बात ये है कि देखिए जो ग़िज़ा है मुँह से हम खाते हैं, लेकिन असल में जो भी इसका हाज़मे का अमल होता है वो हाज़मे की नाली में होता है। ये जो गट कहलाती है हमारी ग़िज़ाई नाली, इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत एक तरफ तो ये कि हाज़मा यहाँ पे होता है, दूसरी इसकी अहमियत ये है कि हमारा 70 से 80% इम्यून सिस्टम जो होता है वो यहाँ मौजूद होता है, यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ डिफेंस लाइन भी यही है। हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है जो मुफीद बैक्टीरिया, हर हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता कि हम तो उन्हें मार देते हैं, फास्ट फूड मार देती है, केमिकल्स मार देते हैं, प्रोसेस फूड मार देती है, ग़िज़ाओं में वैरायटी ना हो उससे वो मर जाते हैं। तो उसकी हमें बेहतरी के लिए करनी चाहिए। अच्छा, उसकी तीसरी जो इसकी अहमियत ये है जिसे कहते हैं कि गट ब्रेन इंडेक्स, गट ब्रेन एक्सिस, गट और ब्रेन मिलके यानी दिमाग और ये ग़िज़ाई नाली मिलके एक इत्तेहाद तश्कील देते हैं। ये अच्छा है तो वो भी अच्छा है, और ये अच्छा है तो ये अच्छा है, यानी स्ट्रेस इससे ख़राब करेगा और ये स्ट्रेस क्रिएट करेगा, दोनों इंटर रिलेटेड है, ये बात याद रखिएगा। ये ठीक नहीं है तो आपको स्ट्रेस होता रहेगा, एंजाइटी होती रहेगी, नींद भी नहीं आएगी ठीक तरह। ये ठीक है तो यहाँ मामला ठीक होंगे, और इसको ख़राब करेंगे यानी स्ट्रेस लेते रहेंगे तो ये अल्टीमेटली मुतासर होगा, क्योंकि वो जो कॉर्टिज़ोल जब निकलता है तो वो सबसे पहले इसको रोकता है, यानी एनर्जी जो यहाँ कंज्यूम हो रही होती है इसको रोकता है, इसलिए कि फ़ौरन इसकी ज़रूरत नहीं है, हाजमा बाद में भी हो सकता है। तो ये 2-3 पहलुओं से बड़ी मुफीद है हमारा सुकून के लिए, डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचने के लिए, हमारी
इम्यून सिस्टम के लिए, और जो हम कुछ खा रहे हैं उसके हाजमे के लिए, ताकि वो आज़ा तक पहुंच जाए। असल में तो जाना है ना उसे, यहाँ से खून में जज्ब होता है, यहीं से वो हज़म होता है। तो इसमें एक तो वही बात कि सारी ग़िज़ाएँ बैलेंस डाइट जानी चाहिए। दूसरा इसमें जो बड़ी ख़ास बात है वो ये कि ये जो एक चीज़ होती है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, यानी प्रोबायोटिक्स वो माइक्रोब्स होते हैं, वो बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारी गट में ट्रिलियंस की तादाद में होने चाहिए, मुफीद बैक्टीरिया, और हम उन्हें मार देते हैं। तो वो ग़िज़ाएँ हमें लेनी चाहिए ख़ास तौर पर जिनसे ये चीज़ बेहतर हो। उसमें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आम जो चीज़ आसानी से दस्तयाब है वो दही है, वरना और भी चीज़ें हैं। कीफ़र आजकल बहुत मगरिब में तो बहुत फैल गया, मैं समझता हूँ यहाँ पे भी फैलना चाहिए, बहुत मुफीद है। वो उसमें ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमें मिलते हैं, और भी उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो वो प्रोबायोटिक्स हमें लेने चाहिए। इसी तरीके से प्रीबायोटिक्स, यानी प्रीबायोटिक्स क्या है, इन बैक्टीरिया का खाना है। ज़्यादातर ये फाइबर होता है, यानी फाइबर जो हम नहीं खाते, यानी हमारे हज़म होकर हमारे जिस्म को नहीं लगता, बैक्टीरिया खाते हैं। तो पहले तो वो बैक्टीरिया, उनकी आबादियाँ, कॉलोनीज़ मौजूद होनी चाहिए, वो प्रोबायोटिक्स से आती हैं। प्रीबायोटिक्स उनका खाना है, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे थोड़े अरसे में, तो उनको खाना भी दें। आप नेट पे तहकीक कर लें, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी वीडियो जिसमें पता चलेगा कि प्रीबायोटिक्स कहाँ पे होता है, बहुत सारी ग़िज़ाओं के अंदर होता है। तो इसको ख़ास तौर पर हदफ बनाएं। जब ये चीज़ें हम ये करेंगे तब आप ये देखेंगे कि हम मेंटली भी बेहतर हैं, हम फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, हम बीमार नहीं हो रहे हैं। तो ये जो महंगाई का लोग रोना रो रहे हैं, तो आप इस वक्त सोचो कोई बीमार हो जाए तो एक डॉक्टर के यहाँ जाना एक अज़ाब बन जाएगा। एक तो तकलीफ़ है, अज़ियत है, घर वाले भी परेशान हैं, लेकिन हर थोड़े अरसे में आप जा रहे हैं, 2-4 हज़ार का नुस्खा आपके हाथ में आ जाता है। तो ये महंगाई के दौर में फिर टेस्ट कराने पड़ते हैं, कोई संगीन मसला हो जाए तो अच्छे खासा मसला है ये। तो एक तो ये कि आदमी पनाह और आफ़ियत में रहे, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी भी चाहिए, और इस पहलू से भी। दूसरा ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर स्ट्रगल कर सकेंगे। तो ये जो गुफ्तगू मैंने अभी की है, इसमें तवज्जो असल में जो उसूली बात यही है कि हर हाल में हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हम कर नहीं रहे होते। जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर हम जनाब अफलातून बने हुए होते हैं। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग इस हवाले से अपने जहन को बदलें, अपनी सोच को बदलें, तामीरी सोच पैदा करें। ये देखें आप कोई चीज़ कहाँ कर सकते हैं। कल एक ख़ातून मुझसे मिलने आई अपने शौहर से, मैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं मतलब बहुत खुश हुआ। वो मुझे भी एक तोहफ़ा लेके आई थी, पौधा लेके आई थी मेरे लिए, और उनके शौहर ने बताया पूरे मोहल्ले में जा के वो पौधे लगाते हैं और उसको पानी देने भी जाते हैं। अब कितना कंस्ट्रक्टिव काम है। हमारे यहाँ ये सोच ही नहीं, किसी शख्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है। टीवी के आगे बैठा दो और सोशल मीडिया सुना दो, बस ये 2 काम आते हैं हमारे लोगों को। सियासत पे गुफ्तगू करा लो, ना अपने अखलाक की असलाह है, ना खुदा से ताल्लुक़ मजबूत है, ना बच्चों की तरबियत पे फोकस है, सिर्फ सियासत, सिर्फ मेरा लीडर, मेरी जमात, और जो करना है हुकूमत ने करना है। तो भाई जो हम कर सकते हैं वो तो कर लें, अपनी सेहत के लिए कर लें। हम यहाँ मुखलिस नहीं हैं तो और कहाँ होंगे। तो इस पहलू से इन बातों का हमें लेना चाहिए। उम्मीद ये है कि जब हम इस पहलू से सोचेंगे तो फिर खैर के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।